और खबर आपको बता रहे हैं, दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और ये चौंकाने वाला नाम है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना दतिया उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। ये चौंकाने वाला नाम है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। दतिया उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया था। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी और अब जो डिटेल सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। आशुतोष तिवारी बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी बनाए गए हैं उपचुनाव के लिए। ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही कई दिनों से जो अटकलें चल रही थी उन पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो नाम है, नरोत्तम मिश्रा का, वो भी दावेदारों में शामिल माना जा रहा था। लेकिन संगठन और स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता देते हुए बीजेपी ने इस नाम को आगे बढ़ाया है, ऐसा बताया जा रहा है। आइए इस खबर को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि शायद नरोत्तम मिश्रा को ही उपचुनाव दतिया से लड़ाया जाएगा। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मनोज जी, कैसे देखते हैं आशुतोष तिवारी का नाम? क्या वाकई चौंकाने वाला है या बीजेपी के संगठन के अंदर पहले इस नाम को लेकर प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वहां से दावेदार नरोत्तम मिश्रा ज्यादा माने जा रहे थे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा स्वयंभू दावेदार बने हुए थे उस पूरे घटनाक्रम में देखें, क्योंकि जिस दिन से चुनाव हारे हैं वो लगभग वहाँ उसी के अगले दिन से वहाँ सक्रिय थे वो, और वो इस उम्मीद में थे कि वहाँ शायद उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे तो उससे लग रहा था कि, और वो खुद मानकर चल रहे थे कि पार्टी अंततः उन्हीं को उम्मीदवार घोषित करेगी, कि उनके अलावा दतिया में कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने हाल में हमने देखा था डबरा में एक मंदिर बनवाया था जिसमें उन्होंने तांत्रिक पूजाएं करवाई थी, जिसको लेके वो चर्चा में रहे थे। इसके बाद से वो लगातार दतिया में सक्रिय हो गए थे, और जिस दिन से राजेंद्र भारती का मामला हुआ, सजा हुई, उसके बाद से उन्होंने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। लेकिन उनको लेकर जो नाराजगी थी स्थानीय स्तर पर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो दूर नहीं हुई थी। उनको एक वर्ग ये मानकर चल रहा था कि केवल ब्राह्मणों के हितैषी और बाकी लोगों से जो जातियाँ हैं उनका समर्थन नहीं है, और इसी को दूर करने के लिए नरोत्तम मिश्रा लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और अलग अलग समाजों का वो सम्मेलन कर रहे थे। लास्ट मोमेंट तक वो मानकर चल रहे थे कि उनको टिकट हो जाएगा, और आज जब कुछ देर पहले जब खबर आई थी कि राजेंद्र भारती का मामला हाईकोर्ट से भी खारिज हो गया है, दिल्ली से उनकी सजा पर रोक नहीं लगी है, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं शायद राजेंद्र भारती की जो पत्नी है शोभा भारती, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। और ऐसे में जो सिंपैथी की लहर होती वो भारतीय परिवार के साथ जुड़ना माना जा रहा था। और जो आज़ाद भारत पार्टी के दामोदर यादव जिस प्रकार से वहाँ सक्रिय हुए हैं, तो दामोदर यादव भी जो यादव वोट है वहाँ पर वो 12-13% है, उस पर उनकी पकड़ बताई जा रही है, और ओबीसी एक तरह से वो चुनाव बदलने वाले थे। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के कारण जो नाराजगी है उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता था। और जो गलती बीजेपी ने हमने देखा कि वहाँ हुई थी उनसे श्योपुर में, कि जब वो अपने जो राजेंद्र मल्होत्रा जो उनके खुद के बीजेपी के नेता थे उनको पार्टी ने बाहर कर दिया, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। गैर आदिवासी सीट पर आदिवासी उम्मीदवार बीजेपी उतारती है, और रामनिवास रावत जो वन मंत्री होते हैं तत्कालीन, उनको वो चुनाव हरा देते हैं बड़े अंतर से। तो ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी कि मोमेंटम खराब होता है, क्योंकि अब से 6-8 महीने बाद अब पार्टी को एक और चुनाव में जाना है, और वो चुनाव हुए नगरीय निकाय के चुनाव। तो उसके पहले पार्टी इस स्तर पर कोई नाराजगी नहीं चाहती, ना कोई रिस्क चाहती थी। इसके बाद जो नरोत्तम मिश्रा ये चाह रहे थे कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाए तो फिर उनके बेटे सुकर्ण को उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन पार्टी फिर एक नई परंपरा वहाँ डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो राजेंद्र भारती से जुड़ा मामला है, राजेंद्र भारती ने भी परिवारवाद के चक्कर में पिछले दिनों बयान दिया था कि अगर वो वहाँ से घनश्याम सिंह को या किसी और अवधेश नायक को टिकट दिया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं, उनके परिवार को टिकट ना दिया जाए, वो उनके लिए काम करने को तैयार है। तो ऐसे में अगर सुकर्ण को टिकट मिलता तो जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी दूसरे लोगों पर लगाती, वो आरोप बीजेपी पर चस्पा होता। तो बीजेपी ने एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया। और एक और बड़ी बात यह है कि जो अभी पावर सेंटर है इस मौजूदा मंत्रिमंडल में, कि मोहन यादव से सीनियर हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय वो मंत्रिमंडल में हैं, राकेश सिंह है जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रहलाद पटेल हैं, मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा बनते तो उसकी जीतते अगर वो, तो फिर वो मंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होते। फिर एक और पार्टी के अंदर एक और छत्रप तैयार हो जाता, एक नया पावर सेंटर तैयार हो जाता, क्योंकि उनका भी दिल्ली दरबार में उतना ही दखल है जितना बीजेपी के तमाम गद्दावर नेताओं का। तो उससे बचने के लिए भी पार्टी ने नया दाव खेला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अब किसको उम्मीदवार घोषित करती है। बिल्कुल, लेकिन मनोज सर, आशुतोष तिवारी ये सरप्राइजिंग नाम लग रहा है आपको, क्योंकि इस लड़ाई को न केवल एक उपचुनाव की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि दोनों ही दलों के संगठनात्मक तौर पर भी एक बड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है यहाँ पे। देखिए, आशुतोष तिवारी एक कोरी स्लेट है, उनके साथ ना कोई ठप्पा लगा है, ना कोई उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है। इसलिए इस चुनाव में, जैसे मैंने कहा, बीजेपी कोई भी कभी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि एक मोमेंटम खराब होता है। दूसरा, जो अध्यक्ष हैं मौजूदा हेमंत खंडेलवाल, किसी भी अध्यक्ष के लिए उसका जो कार्यकाल देखा जाता है उसकी चुनावी सफलता से देखा जाता है। तो जब वो अध्यक्ष बने तब बीजेपी को 163 सीटें विधानसभा में थी, लोकसभा में 29 लोकसभा सीटें उनके पास। 2 उपचुनाव हुए, एक पार्टी उनके नेतृत्व में हारी, एक चुनाव जीती है। तो अब ये उनके लिए एक बड़ा मौका है कि इस चुनाव में उनको अपनी साख का भी सवाल है कि वो उस चुनाव को कैसे उनको जिताना है। और यही कारण था कि अचानक से 17-18 तारीख को जो ओरछा में कार्य समिति की बैठक होना थी उसको निरस्त कर दिया गया था कि पूरी पार्टी इस चुनाव की तैयारी में जुटने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार वहाँ सक्रिय, हमने देखा पिछले दिनों दिग्विजय सिंह वहाँ पहुँचे थे, जीतू पटवारी वहाँ पहुँचे थे। तो इसी कारण बीजेपी ने कैसे चेहरे को आगे किया है कि जो एकदम, जैसे मैंने कहा, कोरी स्लेट है और कोई इनके साथ कोई चीज़ नहीं है। और एक भविष्य में बीजेपी ने संकेत दे दिया कि वो अब मिश्रा परिवार से थोड़ा सा आगे का प्लान कर रही है, क्योंकि अभी परिसीमन का भी दौर शुरू होने वाला है। जब परिसीमन अगर हो जाता है तो जिस सीट से पहले नरोत्तम मिश्रा 2 चुनाव पहले तक लड़ते रहे, डबरा सीट, वो रिजर्व सीट थी, वो हो सकता है जनरल सीट हो जाए, फिर नरोत्तम मिश्रा वापस डबरा को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाए। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा एक लेगेसी के तौर पर उस सीट को देखते हुए आ रहे थे, मैं नहीं तो मेरा बेटा, क्या एक बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं आप? और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा की भूमिका उस उपचुनाव में क्या रह जाती है? आपको लगता है पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी या फिर कोई नाराजगी भी हम देखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जितने साल से नरोत्तम मिश्रा इस पार्टी में है, वो ये समझते हैं कि अगर वो घोषित तौर पर अगर विरोध दिखाया उन्होंने तो उनका पॉलिटिकल करियर तो अभी खतरे में आ गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आशुतोष तिवारी जीत जाते हैं तो किस ग्राउंड पर आप 2.5 साल बाद उनका टिकट काटोगे? और अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं करते तो उम्मीद रहेगी कि चलिए उनके बेटे का नंबर लग सकता है। अतीत में हमने देखा कि गौरीशंकर सेजवार है, वो पार्टी के खिलाफ जाते थे, लेकिन जब उनका टिकट कटा उसके बाद पार्टी ने उनके बेटे को जब टिकट दिया तो वो शांत बैठ गए। गोपाल भार्गव अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, अभिषेक के लिए, लेकिन गोपाल भार्गव सीट नहीं छोड़ रहे हैं तो अभिषेक का नंबर नहीं लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान चाहते थे बुधनी से कि कार्तिकेय को टिकट मिल जाए, लेकिन वही जो लीगेसी की जो आपने बात की, तो वो पार्टी में, बीजेपी में लीगेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पार्टी वो चीज़ देखती है जिससे पार्टी का भला और कार्यकर्ता के लिए मैसेज जाए। राज्यसभा में आप देखिए बड़े बड़े नामों की चर्चा चल रही है, अचानक से रजनीश अग्रवाल का नाम आता है, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता है जिसने बूथ कॉन्सेप्ट दिया पार्टी को और उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो बीजेपी का क्लियर कट मैसेज है कि कोई भी एक नेता जिसको ये गलतफहमी हो कि उसके साथ लीगेसी है या वो चुनाव लड़ेगा, उसका बेटा भी लड़ेगा, ये संभव नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय अभी थोड़ा उनका कद जरूर घटा, लेकिन जिस समय वो शबाब पर थे उस दौर में भी उनको अगर बेटे आकाश को टिकट दिलाना था तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वापस ली, इसके बाद उनके बेटे का नंबर लगा था। ऐसे तमाम सारे नेता बीजेपी में जो खुद अगर पार्टी में अगर कदम नहीं हटा रहे हैं तो पार्टी उनके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। या तो आप मौजूदा राजनीति में बने रहिए या अपने बच्चों का प्रभात जा रहे तो वो, लेकिन अपने बेटे तुष्मूल का राजनीतिक कैरियर नहीं बना पाए, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। ऐसे दर्जनों उदाहरण बीजेपी में, जिसमें मलैया हो या और प्रभात झा हो, या हमने देखा गौरीशंकर सेजवार हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ऐसे दर्जनों नाम बीजेपी में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, आशुतोष तिवारी के साथ जातिगत समीकरणों को सर देखें तो ये फैक्टर उनके साथ जीत का फैक्टर माना जा सकता है। और कौन से जीत के फैक्टर आप देख रहे हैं उनके साथ जुड़ते हुए, जिसके बलबूते इस नाम का अनाउंसमेंट हुआ होगा? हालांकि आपने कहा कोरा कागज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी बगैर बैकग्राउंड में या बगैर होमवर्क किए किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। निश्चित तौर पर कि देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बीजेपी चाहेगी कि मामला अब ये कांटे का हो जाए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ओबीसी उम्मीदवार है और ओबीसी वोटर बहुतायत में, ब्राह्मण वोटर भी है यहाँ पर, खटीक वोटर भी है, दलित भी अच्छे खासे वोटर हैं। तो पार्टी चाहेगी कि ये चुनाव बीजेपी के नए चेहरे पर लड़े और जो सिंपैथी वोट है
वो ना उन पूरे जो भारतीय परिवार है अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको ना मिले, और अगर वहाँ से किसी और को टिकट मिलता है तो बीजेपी चाहेगी कि राजेंद्र भारती का परिवार उस चुनाव से थोड़ा सा बच कर रहे। और तीसरा है कि पूरा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी हो तो उसके साथ एक स्वाभाविक एज होती है, क्योंकि जो दतिया में निश्चित तौर भले चुनाव हार गए नरोत्तम मिश्रा, लेकिन जो दतिया में डेवलपमेंट है, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस है, आरटीओ स्कूल है, तमाम सारी सड़कें हैं, वो डेवलपमेंट का काम, मेडिकल कॉलेज है, तो वो जो नरोत्तम मिश्रा ने किया है वो हुआ नहीं बाद में। और ये 2.5 साल का जब हम देख रहे हैं, लगभग 1 साल से राजेंद्र भारती चुनावी मसलों में उलझे रहे, कभी इस कोर्ट के चक्कर काटने में, कभी इस कोर्ट के चक्कर काटने में, तो जो डेवलपमेंट एक रुक गया था। तो जो बाई इलेक्शन होता है तो जनता को लगता है कि यार ये सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा आदमी है, अगर ये चुनाव जीतेगा तो इसके कारण डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है। दूसरा, बीजेपी जिस टैक्टिस के साथ चुनाव लड़ती है, एकदम कॉर्पोरेट बमबारिंग जिसको कहते हैं, उस स्टाइल में बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो इस चुनाव को भी बीजेपी लगभग उसी दिशा में ले जाना प्रयास करेगी। तीसरा, नरोत्तम मिश्रा ने एक मजबूत जमीन तैयार करके दी। अभी जैसे वो भले उनके खिलाफ नाराजगी है, लेकिन एक बड़ा समाज का समर्थन उनको अब भी है। तो बीजेपी, मुझे लगता है, हो सकता है इस चुनाव का प्रभारी नरोत्तम मिश्रा को ही बना देगी कि आप ही इस चुनाव को लीड करिए और आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की बाध्यता हो जाएगी कि वो आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताएं। बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी भी हो जाएगी, और फिर अगर कोई नाराजगी फैक्टर की वजह से कुछ नुकसान भी हो रहा होगा उसको भी कवर बीजेपी कर लेगी। यहाँ एक सवाल और जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं दतिया से, हनीफ, उनसे भी हम वहां का माहौल जानने की कोशिश करेंगे मनोज सर, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। हनीफ, उपचुनाव दतिया का जिसको लेकर माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा आगे आएंगे, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, नामांकन फॉर्म भी उन्होंने ले लिया था, लेकिन आफ्टरऑल आते आते यहाँ हम आशुतोष तिवारी का नाम सुन रहे हैं। क्या माहौल है वहां पर, किस तरह का आशुतोष तिवारी को लेकर अगर नाम है तो उनकी राजनीति, उनके बैकग्राउंड वहां पर कितनी हलचल है? बताना चाहेंगे कि आशुतोष तिवारी जो इनके एक संगठन में विशेष भूमिका रही है, तो पिछली बार अभी जो निगम अध्यक्ष भी रह चुके, यहाँ से निगम अध्यक्ष उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। तो यहाँ दतिया की जो पंडोखर गांव से रहने वाले हैं, संगठन में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। हो सकता है पार्टी के उनको जो बीजेपी पार्टी की सर्वे था उसमें सर्वे पहले नंबर पर नाम आ गया हो, इन कारणों से नाम, इनके नाम पर ऐलान किया गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा में संगठन की विशेष भूमिका रहती है, तो संगठन में एक अच्छी पकड़ और अच्छी मजबूत स्थिति में है आशुतोष तिवारी। इसको लेकर भी ये, हालांकि ये इनका नाम चर्चाओं में तो नहीं था, नाम पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ही चल रहा था, लेकिन अचानक से इनका नाम आ जाना इनकी एक संगठन में विशेष भूमिका को भी दर्शाता है। फारूक, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास हनीफ। तो सर, भी हनीफ को भी आप सुन रहे हैं कि संगठन की पसंद है आशुतोष तिवारी, भले ही उनका पॉलिटिकल अगर हम करियर देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा नरोत्तम मिश्रा के अगर समकक्ष उन्हें खड़ा करिए तो, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो चुनौती है, और ये जैसे कि मैंने कहा करो या मरो की स्थिति होगी, यहाँ पर आने वाले समय में कोई दो राय नहीं है कि आम राजनीतिक मजमा लगता हुआ देखेंगे। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आज ही नाम घोषित हुआ, आप एक दो अगले दिन में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री का दौरा, प्रदेश अध्यक्ष का दौरा, तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी पहले ही से बीजेपी वहाँ लगा चुकी है। वो बूथ लेवल तक बैठ के वहाँ पे शुरू कर दी थी बीजेपी ने, और पूरी एक तैयारी के साथ, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि हमने देखा कि आज जैसे सुनवाई थी राजेंद्र भारती केस की 8 तारीख को थी, फिर 9 को हुई और 10 तारीख को आज फैसला आया। लेकिन जिस दिन से चुनाव का ऐलान हुआ था और 13 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, तो बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी थी पहले से ही, क्योंकि बीजेपी माहौल बनाने में और माहौल बदलने में माहिर है। तो उन कमजोर बूथों की बीजेपी ने पहचान कर ली थी कि जहां पर पार्टी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। एक बड़ा इलाका सेसई और उसके आसपास का, जहां नरोत्तम मिश्रा को जो लीड है उनकी घट गई थी, और वहां से उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वो सारी कमजोरियां बीजेपी ने बिना नरोत्तम मिश्रा की जानकारी के स्थानीय लेवल पर जो नेटवर्क फैला है बीजेपी का, उसकी मदद से उसको तैयार कर लिया था। भोपाल में एक वार रूम बना दिया गया था, वहाँ से लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी डे टू डे। जो नाराज वोटर हैं, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जिनकी समाज की नाराजगी है, उनसे बातचीत हो रही थी कई लेवलों पे, प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर, मुख्यमंत्री के लेवल पर। तो बीजेपी ने अपने जितने जो कमजोर कड़ियाँ उन सबको दुरुस्त कर लिया था चुनाव के पहले ही। और जैसे ही उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो आप मान लीजिए कल से बीजेपी, पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश की, वो चुनावी मोड में आ जाएगी और चुनाव को एक युद्ध की तरह से लेंगे। क्या
क्या ये इतने बड़े कद का चुनाव होगा, इतना बड़ा उपचुनाव जैसे हम बोल रहे हैं कि आने वाले मध्य प्रदेश में राजनीतिक दिशा को भी तय करेगा? बहुत शॉर्ट में सर। देखिए, अभी तक ये माना जा रहा था कि जो वहां से चुनाव जीते, डबरा से आके दतिया जीतना, मतलब ये था कि वो नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत रहे थे। हाँ जी। तो अब ये जो हमने बात की कि वो स्वाभाविक दावेदार मान रहे थे खुद को, और पूरी पार्टी के कई लोग मान रहे थे उनको टिकट मिलेगा। लेकिन पार्टी वहां से हमेशा बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। ये धारणा तोड़ना उनको, वो पार्टी ये बताना चाहेगी कि पार्टी में कई सारे नरोत्तम मिश्रा, कई सारे कैलाश विजयवर्गीय, कई सारे प्रहलाद पटेल हैं, लेकिन बीजेपी है। वो जो बीजेपी का उम्मीदवार होता है उसको लीडर कैसे बनाना वो बीजेपी जानती है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज सर जानकारी के लिए। हनीफ, आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से, मध्य प्रदेश में आने वाले समय पर जो राजनीतिक दिशा भी तय कर सकती है। दतिया उपचुनाव में जो नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर माना जाएगा, हर बार भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज करती है, ये भी एक बड़ा सरप्राइज है। आशुतोष तिवारी को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय न केवल बीजेपी को चौंका रहा है, नरोत्तम मिश्रा को चौंका रहा है, बल्कि कांग्रेस को भी चौंका रहा है। इवन नरोत्तम मिश्रा तो इस तरह की तैयारी में थे कि अभी वो जिस जगह पर होंगे वह कुर्सी पर थम गए होंगे, इस तरह की स्थिति होगी। हालांकि ये हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह का उनका वहां का दतिया में उनका रुतबा है, डबरा में उनका रुतबा है, उन्हें ही प्रभारी बना दिया जाए। देखना होगा आगे दतिया उपचुनाव को लेकर किस तरह के माहौल को हम देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।